नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज के साथ बजट 2022-23 पर हमारी एक खास पेशकश। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद अपना चौथा बजट जो पेश करेंगी। मोदी सरकार का यह 10वां बजट है जो देश की संसद के पटल पर रखा जाएगा और इस बजट को लेकर देश के लोगों में कई प्रकार की उम्मीदें हैं। बीते 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये बजट जो है कोरोना से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बूस्टर डोज का काम कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस बात की गुंजाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यह चुनावी बजट हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो बजट है ये भारत का भाग्य तय करेगा, किस तरीके से ये जो बजट है ये भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के बनने के सपने को साकार करेगा। आखिर इस बजट में देश के रक्षा क्षेत्र के लिए क्या होगा, आखिर इस बजट में देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या होगा, इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या होगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके बीते 2 साल में सबसे ज्यादा जो खामियां हैं वो उभर कर सामने आई और देश की प्राथमिकताओं की सूची में हेल्थ सेक्टर सबसे ऊपर आया। नजरें इस बात पर भी होंगी कि इस बजट से जो मध्यम वर्ग है वो मिडिल क्लास जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसको क्या मिलेगा। और चूंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव से पहले 1 साल तक जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, ऐसे में आज मोदी सरकार की यह कोशिश भी होगी कि किस तरीके से इस बजट में किसानों को भी जो है खुश किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ चाहे डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो या फिर मेक इन इंडिया हो, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसको किस तरीके से बल दिया जाए। सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में इसके अलावा जिस तरीके से निजीकरण को लेकर विपक्ष लगातार हमले करता हुआ नजर आया है, इन तमाम चीजों के जवाब देना भी शामिल होगा। देश में बढ़ती महंगाई को किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा, क्या पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आएगा, बेरोजगारी की बढ़ती दर को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब से कुछ देर बाद देश की संसद के पटल से देश की वित्त मंत्री, देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो देती हुई नजर आएंगी। लेकिन आइए आपको अब दिखाते हैं किस तरीके से आज निर्मला सीतारमण जो है अपने घर से निकली और उसके बाद वो पूजा अर्चना करके सीधे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने अपने वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की और उसके बाद फोटो ऑप सेशन भी होता हुआ नजर आया, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को देश का आम बजट पेश करेंगी। सुबह 8:15 पर निर्मला सीतारमण अपने आधिकारिक आवास से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकली। इसके बाद सुबह 9 बजे बजट बैग के साथ नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए वो निकली। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद 10 बजे निर्मला सीतारमण अपने बजट बैग के साथ संसद भवन में पहुंची। तस्वीरें हम दिखाएंगे सीधा उस वक्त की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि वो तस्वीरें जो है इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई जाएं, जो निर्मला सीतारमण जब संसद भवन अब से कुछ देर पहले पहुंची और किस तरीके से संसद भवन में निर्मला सीतारमण जो है साफ तौर पर बजट पेश करने से पहले फोटो ऑप सेशन जो होता है वो करती हुई नजर आई। इसके अलावा आपको बता दें कि संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की इस वक्त एक बैठक चल रही है, जिस बैठक में बजट पर औपचारिक मोहर जो है वो लगेगी, बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी। यह लगातार चौथी मर्तबा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण के कार्यकाल के दौरान कई चीजें देखने को मिली हैं, वो तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि बजट को लेकर देश के लोगों का क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है कि किस तरीके से ये जो बजट है ये होने वाला है, उनसे क्या राहत की उम्मीद जो है लोग सरकार से कर रहे हैं।
देखिए, अभी पूर्वता जो सरकार थी और रही उसमें हमेशा जो महंगाई को बढ़ावा ही दिया गया है। आज जो सिलेंडर पहले 3 साढ़े 300 मिलता था, आज 1000 के ऊपर चला गया। सरसों का तेल 200 पार हो गया, दालें जो हैं 200 के करीब हो गई। तो उसमें अब हम महिलाएं जिनकी आय अभी भी उतनी है हमारे घर की, हम कैसे बजट चलाएं, हम कैसे, क्योंकि हम लोग को खाना तो खाना ही है और सरकार इतनी महंगाई करती आ रही है, हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। सर, इसमें तो मैं गांव के हित के बारे में मान के चलो कि गैस सिलेंडर हो गया। गैस सिलेंडर में देखो आज की स्थिति को देखा जाए तो सही नहीं है कोरोना काल के हिसाब से। उसके बाद भी मैं राज्य शासन से मैं निवेदन करती हूँ कि इतना गैस का जो मूल्य है, दाम, वो आसमान को छू रहा है। उसके हिसाब से मैं कहना चाह रही हूँ कि उस गिरावट हो कुछ ग्रामीण स्तर के, वैसे भी महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जो सरकार से इस वक्त जो अपेक्षा है, जैसे हालात हैं, तो बजट को लेकर के आम जनता की यही अपेक्षाएं हैं कि पहले तो युवाओं की अपेक्षा है कि उनको रोज़गार दिया जाए, ठीक है। और जैसे हालात हैं, कोरोना की स्थिति है, उस हिसाब से यदि रोज़गार नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। तो बेरोज़गारी भत्ता जो देने की बात सरकार कर रही है, यहाँ पे युवाओं से अगर पूछा जाए तो उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है अभी तक। जी, पहले तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश किया जा रहा है उसके लिए हम सरकार के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो इससे पहले 2020-21 का बजट पेश हुआ था जिसमें सरकार ने 97,106 करोड़ रुपीस जो जनता के लिए खर्च किया था, उसका लाभ लगभग दिखने को नहीं मिला। 97,000 करोड़ जो वास्तव में एक बहुत बड़ी रकम होती है जनता के लिए, लेकिन जनता पे उसका असर क्या हुआ, उस पैसे का विकास कितना हुआ। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट जो पेश कर रही है, मेरी राय यह है कि हमारे बस्तर के सुदूर अंचलों में शिक्षा व्यवस्था बहुत लाचार स्थिति में रहती है। तो कम से कम हमारे बस्तर के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। कोविड काल का समय चल रहा है और ऑफलाइन ऑनलाइन की प्रक्रिया भी जो है शासन की, कई ऐसे सुदूर अंचल बस गांव हैं जहां पे मोबाइल की सुविधाएं नहीं हुई है, तो बच्चे उसमें पिछड़ रहे हैं। तो शासन को विशेष तौर पे बस्तर के लिए कोई एक ऐसा पैकेज देना चाहिए जो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। मेरी ये राय है शासन से। सर, केंद्र सरकार ने कल बजट पेश कर रहे हैं, उसमें क्या है, अपना ग्रामीणांचल बस्तर क्षेत्र में जितना किसान है या भारत में जो भी आदमी डीजल और पेट्रोल से बहुत परेशान है, दिनों दिन बढ़ रही है, दिनों दिन कीमत ज़्यादा हो रहा है, आसमान कीमत छू रहा है, लोग बहुत परेशान है। इसमें क्या है, किसान ज़्यादा परेशान किसान को हो रही है। अब उस किसान खेत जोत नहीं पा रहा है ट्रैक्टर से, बहुत परेशानी हो रही है भैया। अब लोग गांव में आजकल तो हल नहीं चलता है, सिर्फ ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, कुछ भी काम ट्रैक्टर, धान मंडी ट्रैक्टर से करते हैं। लेकिन जो शासन ने रेट निर्धारित कर रही है, ये बहुत आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको थोड़ा सा शासन को सोचना चाहिए। जी, हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी पेट्रोल का रेट बहुत हाई चल रहा है, 100 से ऊपर चल रहा है, तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल का रेट जो है कुछ कम हो। फरवरी में जो बजट प्रस्तुत हो रहा है उसमें यही राय है कि दवाइयों की जो एमआरपी है वो जो है कम होनी चाहिए। दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है और दवाई की जो एमआरपी है, इन दोनों के बीच जो वेरिएशन है वो जो है कम होना चाहिए, जिससे आम जनता को, पब्लिक को, गरीब पेशेंट को सुविधा हो। जो कि ये जेनरिक दवाई और एमआरपी दवाइयों के बीच जो एक जो है प्राइस का वेरिएशन बना हुआ है, सरकार को चाहिए कि इनकी जो है एक जो है प्राइस कर दे, एक जो है एमआरपी कर दे, ताकि जो है 30%, 40%, 20% जो ये डिस्काउंट वाली चीज़ है, ये जो है पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो जाए और जो है पेशेंट को भी सस्ते दामों पे दवाई मिले। बाकी जो है सरकार ने जो है टीकाकरण करके एक जो है आम जो है जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। आगे भी जो है नए बजट में सरकार से यही एक उम्मीद है। सबसे प्रथम तो ये कहना चाहेंगे कि व्यापारियों की सहूलियत के लिए जो आम आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं, जो आम आदमी के, व्यापारी से लेकर सभी के लिए, उसको तो कम से कम दरों में ले आए। जीएसटी के 5% से 10% या 12% जो भी स्लैब है उसमें आना चाहिए। डीजल, पेट्रोल जो ये चीज़ें हैं, इससे ही आम आदमी की चीज़ें महंगी हो जाती हैं।
उसको कम से कम दरों पे लाना चाहिए। कि वर्तमान में पूरे देश का व्यापारी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के मनमाने तरीके से किए जा रहे व्यापार से बहुत प्रभावित है और व्यापार उनका बंद हो रहा है। सबसे पहले तो पूरे देश के व्यापारियों की ये मांग है कि देश में ई कॉमर्स के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाया जाए। व्यापारियों के लिए इजी टू मूव होना चाहिए। जैसे बैंक से लोन लेना है, लोनिंग में बहुत प्रॉब्लम्स है। तेल है, डीजल है, इसके रेट गिरने चाहिए। तेल डीजल से महंगाई बहुत बढ़ रही है। की दरें बिजनेस में जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा हैं, उसको कम करना चाहिए। व्यापारी तो वैसे भी इस समय मरे हाल पे चल रहा है और सबसे बड़ी समस्या अब जैसे ये टैक्स की आ गई, हाउस टैक्स और ये वाटर टैक्स जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा, इसको कम किया जाए। तो सबसे जो क्रस्त है सबसे ज़्यादा वो ऑनलाइन से ही है। ऑनलाइन बिजनेस होने से उसका फ़ायदा अराजक तत्व भी उठाते हैं और उसके ज़रिए जो है बहुत से दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं व्यापारियों के साथ और घर वालों के साथ भी। तो सबसे पहले सरकार से बजट में यही करना है कि व्यापारियों को सुविधाएं दी जाएं। जो बजट आ रहा है कल 1 तारीख को, फरवरी 1 को, उससे व्यापारियों को सुविधा जो मिलनी चाहिए अच्छी से अच्छी वो मिलनी चाहिए। लोन के साथ भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन हूँ तो सब रोज़गार की बात हम करेंगे कि इस बजट में सबसे ज़्यादा जो है युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट का नतीजा समझ में आया नहीं क्या हुआ। उससे ये है कि इन्वेस्टर समिट हुआ तो लोगों को जो है रोज़गार देने के लिए यहाँ पे कंपनियाँ लगाने की वादा किया गया था, तो कंपनियाँ लगाया जाए और लोगों को रोज़गार दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि युवा जो हैं वो रोज़गार से उनको कैसा जोड़ा जाए, उनके लिए क्या इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं। इसमें अधिक से अधिक नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए परमानेंट, और जो बैकलॉग की भर्तियां हैं संविधान के अनुसार जो सभी कैटेगरीज को रिजर्वेशन है उसका पालन हो। नौकरियों को मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे हटा करके ज़्यादातर परमानेंट स्तर पे रखा जाए नौकरियां, और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है वो बढ़ाया जाए। मेरे हिसाब से सरकार का बजट जो है सबसे ज़्यादा फोकस छात्रों पे ही होना चाहिए, और जो छात्र अभी स्टडी कर रहे हैं, बहुत से छात्रों का फेलोशिप रुका है हायर एजुकेशन में, जेआरएफ हैं, नेट हैं, और जिनको फेलोशिप मिला है, स्कॉलरशिप मिला है, सबका रुका पड़ा है। इवन मैं पोस्ट डॉक्टर फेलो हूँ, मेरा 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आया है। मिनिस्ट्री में प्रपोजल पड़ा है, रिपोर्ट सबमिट है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो है कह रहे हैं बजट ही नहीं है। तो सरकार इस देश का भविष्य जो है एक हिसाब से बिगाड़ रही है, और जो युवा, जो विद्यार्थी इस देश का भविष्य है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस देश का जब भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बजट बाकी अन्य चीज़ों का आप क्या करेंगे। देखिए, बजट से मेरी नहीं सभी के ये उम्मीद होती है कि बजट ऐसा हो कि हर किसी के आमदनी में फिट बैठे। मतलब कि पेट्रोलियम का जो पदार्थ है वो सस्ता हो, आसानी से लोग उसको पे कर सकें, खाने की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हों, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से हर कोई उसे खरीद सके, अपने इस्तेमाल में ला सके। कुछ न कुछ तो इसके लिए करेंगे प्रयास, क्योंकि क्या होता है यूपी को लेकर के मैं विशेष कह रहा हूँ कि फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि यूपी में चुनावी वर्ष है तो लाभ पक्का युवाओं को और यूपी के युवाओं को जरूर मिलने वाला है। देखिए, बजट से तो आम नागरिक से लेकर के हर वर्ग के लोग जो उम्मीद जताए रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों से महंगाई को लेकर के बात हो रही है, सबसे पहला तो इस बजट में महंगाई नियंत्रण का कोई उपाय सरकार को सुझाता हुआ दिखाई देना चाहिए। चाहे वो घरेलू महिलाएं हैं, चाहे जो हमारे बेरोजगार हैं, शिक्षित नौजवान हैं, इन योजनाओं को लेकर के आना होगा, जिससे जो हमारा युवा है उसको ये लगे कि सरकार हमारी चिंता कर रही है, हमारे रोजगार के लिए कोई व्यवस्था कर रही है। मेरी उम्मीद बस ये है कि जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको ही प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और उम्मीदें भी यही अनुमानित है कि मतलब इसी तरीके से ही बजट पास होगा। तो उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें रोज़गार को लेकर होनी चाहिए और महंगाई को लेकर होना चाहिए।
तो आपने सुना किस तरीके से देश के आम लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जहां जो किसान हैं उनकी उम्मीदें ये हैं कि फसलों का उन्हें उचित दाम मिले, क्रेडिट जो है उन्हें आसान के रेटों पर मिले, तो वहीं दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है उसकी उम्मीदें हैं कि उसे टैक्स में निजात मिले और तमाम तरीके की जो राहत है जिसको लेकर पिछले 2 साल से मिडिल क्लास खास तौर पर मांग कर रहा है, ये मिले। इसी पर जिस तरीके से लगातार आपसे कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल से जो बजट है वो देश के सामने रखेंगी, उसका सीधा भी जो प्रसारण है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विष्णु मोहन जी भी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से ये बजट 2 साल कोरोना के बीच हमने देखा है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से बेपटरी होती हुई नजर आई है, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बजट को एक बूस्टर बजट के तौर पर देख रहे हैं बजट आने से पहले ही। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आप कहां एसेस करते हैं इस वक्त देश की इकोनॉमी को और इस इकोनॉमिक कंडीशंस में जो बजट पेश होने वाला है उसको? जी, और उसके आंकड़े हमारे जीडीपी के आंकड़ों में आते नहीं हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे संग्रहित स्टेज चल रहा है वैसे असंग्रहित स्टेज चल रहा है। तो इसलिए उसके अनुसार तो 4.5% की गिरावट थी, पर मेरा मानना है कि गिरावट उससे कहीं ज्यादा थी अर्थव्यवस्था में जी। और पिछले साल भी अभी जो ये साल गुजर रहा है, इस साल भी काफी गिरावट है, क्योंकि ओमिक्रॉन जब से आया है तब से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में असर पड़ा है, रोजगार पे असर पड़ा है। तो मेरा मानना है कि ये जो 8.2% की जो बढ़त दिखाया गया है इस साल होगी, इस साल 9.5% और अगले साल 8.5%। मेरा मानना है कि ये सही आंकड़े नहीं है और इसीलिए बजट फिर गड़बड़ा जाता है, और इसीलिए आम आदमी जो है वो तो परेशान है। वो कह रहा है कि अगर इतना बढ़त होती और इतनी जो अच्छी जो अर्थव्यवस्था कर रही होती तो फिर इतनी परेशानी का दौर नहीं होता जी। अगर अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई होती तो रोजगार भी होता, लोगों की आमदनी भी बढ़ती। पर जैसे कि अभी सर्वे आया था आइस का सर्वे, की उसमें दिखाया कि 60% जो लोग हैं जो नीचे के तबके हैं उनकी आमदनी गिर गई है, वहाँ पे बेरोजगारी भी हुई है। उसी तरह रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसमें डिमांड बहुत है और उतना जो काम मिल नहीं रहा है लोगों को। आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि सिर्फ 50 दिन का काम मिल रहा है, जबकि 100 दिन का काम मिलना चाहिए था। फिर आरबीआई के आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इंडस्ट्री का है वो अभी 70 के नीचे ही है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में तो इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, जैसे आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, एफएमसीजी। पर लेकिन जैसे टेक्सटाइल है, बाकी सेक्टर है, फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी वापस नहीं आया है। जो 105 पे था वो अभी 60 के रफ्तार पे चल रहा है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम रहेगा तो फिर परेशानी रहेगी। और जो बजट था उसके अनुसार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था उतना एक्सपेंडिचर हुआ नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 46% पे चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं सर। मैं इस कार्यक्रम की जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इस सरकार के 2014 से लेकर अब तक के तमाम बजट्स को जब स्टडी किया तो एक सरकार की बीते 7-8 साल में इमेज बन गई है कि ये सरकार जो है कॉर्पोरेट से भी बजट्स लेकर आता है। क्या ये मौका है सरकार के पास कि वो अपनी इस इमेज को जो है सुधारे और एक ऐसा बजट लेकर आए जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए ज्यादा रियायतें हो? क्योंकि अब तक के जितने बजट्स इस सरकार ने पेश किए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसका काफी फायदा मिला है और इस बात को लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत सरकार से खुश भी दिखाई दिया है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं, किसान है, उनको लेकर अभी भी सरकार जो है उस तरीके की रियायतें नहीं दे पाई है जिसकी उम्मीद पीछे 4-5 सालों से ये दोनों जो वर्ग हैं समाज के वो लगाए बैठे हैं। तो क्या सरकार के पास ये बेहतरीन मौका है कि अपनी जो छवि है एक कॉर्पोरेट सेवी गवर्नमेंट की उसको बदलने की कोशिश की जाए? आपकी बात सही है कि सरकार कोशिश तो करेगी, क्योंकि बड़े अहम
जो इलेक्शन सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, बाकी 4 राज्यों का, तो ये बजट में इलेक्शन का असर रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि किसानों में परेशानी है, यूथ में परेशानी है, मिडिल क्लास परेशान है क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ा तेज है। कहने को तो इन्फ्लेशन 6% से कम है, लेकिन वो आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा पैंडेमिक के दौरान जो मेडिकल एक्सपेंस बहुत बढ़ गए थे सबके, दवाओं में ब्लैक मार्केटिंग हुई, ऑक्सीजन में ब्लैक मार्केटिंग हुई, वो तो हमारे आंकड़ों में आता ही नहीं। इसी तरह जैसे कि ये शिक्षा में खर्चा बढ़ गया क्योंकि सबको लैपटॉप और ये मोबाइल फोन वगैरह लेना पड़ा, और जो इंटरनेट का खर्चा बढ़ गया, तो ये इन्फ्लेशन हमारा 5.5% के आसपास दिखाया जाता है, तो एक्चुअली में कहीं ज्यादा है, तो मार ज्यादा है। पर लेकिन जो हमारा कटौती से मिडिल क्लास को फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था अभी अगस्त 15 को कि सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पे करते हैं, तो वो तो जो अपर मिडिल क्लास और रिच है वही इफेक्टिव टैक्स पेयर है। तो हमें तो जीएसटी घटाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे कि पेट्रोलियम गुड्स मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है सर, मेरे साथ विष्णु मोहन जी भी हमारे स्थानीय संपादक जो हैं सीधा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, जिस तरीके से अरुण सर ने कहा कि चुनावी साल है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे अहम उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या ये मानकर अभी तमाम लोग जो हैं चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ इस बजट में मिल सकता है? क्या है उत्तर प्रदेश और लखनऊ के सियासी गलियारों में बजट को लेकर हलचलें? विष्णु जी, आवाज आ रही है आपको? विष्णु जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी विष्णु जी, अब आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। इस बार यूपी सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इसको कम से कम 2,23,000 करोड़ 2.23 लाख करोड़ केंद्र से मिलेगा। तो इसको लेके काफी उम्मीदें हैं, और किसान निधि को लेकर भी काफी उम्मीद की जा रही है कि किसानों के मद में सरकार को ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, जिससे स्थिति सही होगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो आम माहौल है, आम वही जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास फैक्टर, किसानों का फैक्टर, स्टूडेंट्स का फैक्टर, ये सब बहुत अफेक्टेड है। ठीक है। तो बजट में सभी के लिए प्रावधान होगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाली चीजें हैं, जब उसमें कमी आएगी तब ये असर सामने आएगा इसका। ठीक है। अरुण सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम इस सरकार के 2014 से लेकर अब तक के तमाम बजट्स को स्टडी करते हैं तो मैंने पाया वो ये था कि, और खास तौर पर बीते 2 साल में जिस तरीके से कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, 3 बड़े पॉइंटर्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी, उसके बाद नंबर आता है महंगाई का, और फिर नंबर आता है जिस तरीके से निजीकरण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। आप इस बजट में इन तीनों पॉइंटर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? क्या सरकार बेरोजगारी को लेकर, जिस तरीके से मनरेगा स्कीम है जो कि 100 दिनों तक एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, और अगर वो ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करती है, कुछ ऐसा जो है वो युवाओं के लिए स्किल्ड सेक्टर में ला सकती है, इसकी भी चर्चाएं हैं। क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जा सकता है, टैक्स स्लैब्स जो हैं उसको घटाया जा सकता है, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बात लगातार विपक्ष करता आया है, चाहे रेलवे में हमने देखा किस तरीके से बीते बजट में एफडीआई हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई हुआ, क्या इस बार भी सरकार उसी राह पर चलेगी या फिर प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सरकार खुद को पीछे खींचेगी? तो देखिए, आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले तो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वहाँ पे सिर्फ 50 दिन या उससे कम का काम मिल रहा है, ना कि 100 दिन का, तो उनको बढ़ाना जरूरी है। लेकिन पिछले बजट में 1.1 लाख करोड़ से उसको काट के 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था, तो उसको बढ़ाना, मेरा मानना है कम से कम उसको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको काम ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो उससे रोजगार पैदा होगा। लेकिन एक लो हैंगिंग फ्रूट है कि बहुत सारी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वहां पे अगर भर्ती कर दिया जाए तो फिर बहुत सारे कई लाख लोगों को जो नौकरी मिल जाएगी सारे देश में। वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो किया जा सकता है। फिर दूसरी बात है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, जो शहरी रोजगार है, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, और इसकी चर्चा चल रही है। एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी चीज कुछ लाई जाए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो अर्बन एजुकेटेड यूथ है जो परेशान है, उसके लिए कुछ क्रिएट किया जाए, तो कम से कम एक अनाउंसमेंट तो लगता है हो ही सकता है उसके लिए। फिर आपने बात किया कि प्राइवेटाइजेशन पे क्या रोक लगेगी।
मेरा मानना है कि ये सरकार अभी जैसे आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उसमें कहा कि हम सप्लाई साइड नीतियों पे चलेंगे। तो सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि हम जब बिजनेस को कंसेशन देंगे तो बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो नीति है सप्लाई साइड की, उसके चलते हुए प्राइवेटाइजेशन और जब मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट को तो अनाउंस करेंगे, लेकिन जैसे कि पिछले 2 साल में हुआ कि वो पूरा नहीं हो पाया। अभी भी अगर देखा जाए तो महज 10% जो इस साल का प्लान था 10% हो पाया है, इससे ज्यादा नहीं हो पाया है। वजह उसकी ये है कि इस समय जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, कंज्यूमर सेंटिमेंट कम है। और अगर हम इतना एजिटेशन होगा, जैसे किसानों का एजिटेशन हुआ, यूथ का एजिटेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज का एजिटेशन हो रहा है, तो मेरा मानना है इस सब से चलते हुए इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होती है। आप कंसेशन दे भी देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। जैसे कि मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट की 6 लाख करोड़ की बात हुई थी और इस साल 88,000 करोड़ रुपए करना था, लेकिन अभी उसका कोई आसार ही नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए रोड मैप नहीं है तैयार। तो जब रोड मैप तैयार नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? तो अनाउंसमेंट तो करेंगे कि बिजनेस को खुश करने के लिए तो सप्लाई साइड नीतियां जो होती हैं वो प्रो बिजनेस होती हैं। वहां पे एक कोशिश होती है कि बिजनेस को कहा जाए कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट ज्यादा करिए, लेकिन बिजनेस वाला भी यही देखेगा कि डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो क्यों फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा? तो इसके चलते हुए मेरा मानना है कि अनाउंसमेंट होंगे, मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट, प्राइवेटाइजेशन जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन उससे कितना सक्सेस मिलेगा? जैसे कि 2 साल से सक्सेस नहीं मिला है, अब भी मुझे लगता है कि कितना सक्सेस मिलेगा उससे हम नहीं कह सकते। इन्फ्लेशन, महंगाई, इनडायरेक्ट टैक्स का आपने इनडायरेक्ट टैक्स का कहा, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो अब एक्साइज ड्यूटी सिर्फ सरकार के हाथ में, जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। और अगर सरकार की मंशा होती जो पेट्रोलियम और डीजल वगैरह पे टैक्स घटा देती तो वो तो वैसे ही घटा सकती है एक्साइज ड्यूटी, और उसके लिए सर राज्य सरकारें भी तैयार नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं तो ऐसा है कि जीएसटी में लाने की जगह आप घटा दीजिए अपनी एक्साइज ड्यूटी जो इसमें बढ़ी हुई है, तो आपको जीएसटी काउंसिल का इंतजार ही नहीं करना और लोगों को राहत मिल जाएगी। जैसे कि एक राज्य ने तो 25 रुपए से कम कर दिया, वो है ना। तो इसलिए अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंशा नहीं है, क्योंकि कैश काउ है, यहाँ से बहुत राजस्व आता है, तो इसलिए वो करना ही नहीं चाहते। सर इसीलिए राहुल गांधी ने आज बजट से पहले ट्वीट भी कर दिया कि सरकार को जीएसटी से जो मुनाफा मिल रहा है बेतहाशा वो तो नजर आता है, लेकिन देश के मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती। और सर जिस तरीके से इस बजट से पहले, चूंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कोई भी अंडरमाइन नहीं करेगा कि 5 राज्यों में अगले 5 से 10 दिनों में चुनावी शुरुआत हो जाएंगी, तो ऐसे में जिस तरीके से पिछले बजट में हमने देखा कि बंगाल को बहुत कुछ मिला, क्या हम देख सकते हैं, क्या उम्मीदें जो एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं कि यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इन तमाम स्टेट्स को जो है नई योजनाओं परियोजनाओं की सौगात जो है मिल सकती है? वो तो ऑलरेडी देखिए प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया ही है बहुत सारे प्रोजेक्ट का, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बाकी जगह प्रांतों में, तो इसलिए वो तो अनाउंसमेंट के बिना भी हो ही रहा है और उसके फायदा उठाएंगे कि हम ये प्रोजेक्ट वगैरह अनाउंस कर रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट में, वो तो सिर्फ 45% पे चल रहा है नवंबर तक, यानी कि उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा जितना की प्रॉमिस किया गया था। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है तो अनाउंसमेंट हो जाता है पर खर्चा नहीं होता, वही प्रोजेक्ट चलते रहते हैं बहुत अरसे तक। तो इसलिए अनाउंसमेंट होता रहेगा, लेकिन उसमें कार्यान्वयन कितना होगा उसके बारे में कोई कह नहीं सकता। जी सर, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल मैं विष्णु मोहन जी हमारे स्थानीय संपादक का शुक्रिया अदा कर दूं, चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में और कई तैयारियां करनी है विष्णु जी को, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरुण सर आपके पास मैं दोबारा आता हूं। जिस तरीके से इस वक्त हम कल भी जिस तरीके से संजीव सान्याल ने इकोनॉमिक सर्वे को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से एम्फसाइज किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पूरे कोरोना के कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को उस तरीके से डूबने से बचाए रखा जिस तरीके से अगर ये सेक्टर ना होता तो हाल हो सकता था। और किसान आंदोलन के कारण जो किसान बीते 1 साल से प्रदर्शन कर रहे थे वो नाराज दिखे और चुनाव में भी इसका असर जो है होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर क्या रिफॉर्म्स हैं जो उम्मीद किए जा सकते हैं, चाहे वो किसानों को क्रेडिट देने की बात हो, चाहे और एक तरीके से जिस तरीके से तमाम सरकारें लोन माफी करती हैं, इन तमाम चीजों को लेकर
किस तरीके से, चाहे गन्ना भुगतान की बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप इस बजट में किस तरीके से देखते हैं सरकार मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से रखेगी? देखिए, कृषि का जो क्षेत्र है वो सिर्फ 14% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो वो बहुत ज्यादा हमारी ग्रोथ को मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूरी है कि हमारे गरीब को जो अनाज मिल जाता है, जो मतलब जो सरकार की स्कीम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और सुना है कि 80-90 मिलियन का इस साल अनाज दिया गया है सब जगह। तो ये अच्छा है कि हमारा कृषि ठीक ठाक कर रहा है, बारिश ठीक हो रही है, लेकिन अगर बारिश ठीक ना हो तो क्या होगा? इसलिए मेरा मानना है कि इस समय कृषि क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एमएसपी की। तो किसान जो आंदोलन था वो एमएसपी के लिए था। अब एमएसपी पे कमेटी, जैसे कि किसान नेता कह रहे हैं कि एमएसपी पे कमेटी बनानी थी, कमेटी नहीं बनाई है। मुझे लगता है कि कमेटी अनाउंस कर दे इस बजट के दौरान, हालांकि वो बजट में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि किसान इस परेशान इसलिए क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो बहुत बढ़ गया है। तो जैसे डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा हुआ है, बाकी और केमिकल का दाम बढ़ा हुआ है, तो वहां पे अगर जो कुछ कटौती हो सकती है, वहां पे कुछ सब्सिडी हो सकती है, तो वो शायद सरकार अनाउंस करे, जिससे कि जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। जब तक इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहेगा तो जो दाम जो है वो उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। फिर आपने गन्ने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि वो तो अनाउंस कर ही देंगे कि गन्ने पे जो एरियर्स हैं वो किसानों को जल्दी से जल्दी मिले, और वो तो राज्य सरकारें भी कर सकती थी, राज्य सरकारें अपनी तरफ से कर सकती थी। और मेरा मानना है कि जो एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए पहल होती आई है पिछले कुछ सालों में, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रांग होंगी तो उससे फिर जो बिक्री होती है अनाज की और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो ज्यादा सही ढंग से होगी और उनको ज्यादा सही दाम मिलेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर, और इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बीते 2 साल में ही देश को पता चल पाई, वरना इस सेक्टर को तो हमेशा बजट में एक तरीके से साइडलाइन ही किया जाता था। वो है हेल्थ सेक्टर। कोरोना ने जिस तरीके से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की तमाम जो खामियां हैं उनको एक तरीके से उधेड़ कर रख दिया, सामने रख दिया सरकारों के। ऐसे में पिछले बजट में हमने देखा कि सरकार ने एज कंपेयर टू ऑल द प्रीवियस बजट्स हेल्थ सेक्टर में काफी इन्वेस्ट किया। अभी भी कोरोना की खतरे जो हैं लगातार कायम है। ओमिक्रॉन से देश उभर रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई अगला वेव ना आए और देश संक्रमित ना हो। ऐसे में हेल्थ सेक्टर को लेकर आपके स्पेकुलेशंस क्या हैं? एक्सपेंडिचर किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में सरकार जो है बढ़ा सकती है, और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से सरकार जो है नई दिशा दे सकती है? देखिए, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वहां पे जैसे आपने कहा कि पैंडेमिक में दिखा दिया कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया। अस्पताल की जो मतलब अवेलेबिलिटी है, बेड की अवेलेबिलिटी है, खासकर छोटे शहरों में, गांव में। जी सर, आवाज सर और करना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उतना हमने पिछले 70 साल में नहीं किया है। और अभी भी हमें कम से कम स्वास्थ्य पे 3% जीडीपी का खर्च करना चाहिए। हमने कभी 1.3% से ज्यादा नहीं खर्च किया, तो उसको तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन पिछले बजट में कटौती कर दी गई थी। उसने क्या किया था कि बाकी चीजें और भी जोड़ दी थी, जो अलाइड चीजें हैं हेल्थ के, उसको जोड़ के बताया गया कि बढ़ा दिया है। लेकिन असल में जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर था वो घटा दिया गया था। तो इसलिए इस बार उसको काफी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं होता है, और इसमें एक तो लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि और डॉक्टर आपको क्रिएट करने हैं, नर्सेज क्रिएट करने हैं, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें तो कई साल लगेंगे। और जितना हम अभी कर सकते हैं उतना करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में तो कम से कम बेहतरी हो। और ये पैंडेमिक तो आते ही रहेंगे, जैसे जो बाइडेन साहब ने कहा ये पैंडेमिक के बाद एक दूसरा पैंडेमिक आ सकता है, एक नया वेरिएंट आ सकता है, तो इसे तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, शिक्षा में भी बढ़ाने की जरूरत है जी, क्योंकि शिक्षा में भी बहुत परेशानी है। वहाँ पे शिक्षा में भी 6% जीडीपी का होना चाहिए। यही मेरा अगला सवाल था सर, कि सरकार पे आरोप सबसे बड़ा यही लगा है 2014 के बाद से कि इसने एजुकेशन सेक्टर को एक तरीके से नेग्लेक्ट किया है। इसने एजुकेशन सेक्टर पर जो बजट बढ़ना चाहिए उसको उस हिसाब से नहीं बढ़ाया है।
राज्यों में सरकार जो है अपने हिसाब से कॉलेजेस खोलने का ऐलान कर देती है और उसी को बजट मात्र मान के छोड़ देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में सरकार लेकर आई, लेकिन उसके बाद उस पॉलिसी का कोई अता पता नहीं है, कहां वो इंप्लीमेंट हो रही है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए क्या सरकार कर रही है। एजुकेशन सेक्टर को क्या सरकार सुधारेगी या फिर जिस तरीके से बीते साल सरकार का इस सेक्टर को लेकर रुख रहा है, क्योंकि चुनौतियां अभी देश के सामने स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर है, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर है, तो एजुकेशन इस बजट में भी साइडलाइन ही नजर आएगा या फिर जो पिछले बजट्स हैं उनसे इंप्रूव होगा? मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट तो होगा, बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चा कितना होगा अंत में ये अभी कहना मुश्किल है। ठीक है। जैसे कि इस साल भी खर्चा उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, और जो नई शिक्षा नीति जो लाई गई है वो एक थ्योरेटिकल है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस प्रकार के नहीं है कि आप आसानी से उसको कर लें। जैसे कि आप बीए का जो स्वरूप बदल रहे हैं कि वो 4 साल का हो जाए, उसके लिए नया सिलेबस वगैरह बनाना, नई जब तालीम, ये सब बहुत मुश्किल चीजें हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, ये तो लॉन्ग टर्म है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी जो गरीब हैं उनके बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं, या तो उन्होंने स्कूलों से निकाल लिया है या वो पब्लिक वो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में लाए हैं। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती करना, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ये अहम चीजें हैं। उसके लिए तुरंत काम हो सकता है, और वो अपना बजट में अगर प्रावधान बढ़ेगा तो वो स्टेट को ट्रांसफर होगा, स्टेट उस पर खर्चा करेंगे, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तमाम सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, और एक सेक्टर जिसको हम बिल्कुल भी सरकार निगलेक्ट नहीं करती वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जिस तरीके से भारत के सामने एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवाद की चुनौती है, दूसरी तरफ चीन के विस्तारवाद से भारत का सामना इस वक्त हो रहा है, और भारत जो है डिफेंस में लगातार हर साल जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाता हुआ नजर आया है। इस बजट में भी क्या उसी राह पर सरकार नजर आएगी, और प्राथमिकता जो है सरकार की वो इंपोर्ट से ज्यादा खुद जो है एक तरीके से डेवलप करने पर होगी? सर, खर्चा तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इस समय जो चैलेंज है आपने देखा कि चीन की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से है, और जो इंडियन ओशन में भी है, और हम एक तरह से अपने साउथ एशिया में थोड़ा आइसोलेट भी हो गए हैं, क्योंकि लगता है नेपाल और श्रीलंका भी इतना हमसे खुश नहीं है जितना कि पहले हमारे अच्छे उनसे वैश्विक संबंध होते थे। तो चैलेंज तो हमारे सामने बहुत बड़ा है, लेकिन ये चैलेंज को मीट करने के लिए हमें फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, और हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। हम क्यों चीन से इतना पिछड़ गए हैं? वो तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, हमने तो ना तो 2G किया, ना 3G किया, ना 4G टेक्नोलॉजी डेवलप की। हम RCEP से बाहर हो गए आखिरी समय पे, ये चीन हावी हो जा रहा है। उसके जब जीडीपी जो हमारे जीडीपी के पर कैपिटा बराबर होता था, आज हमसे 4 गुना ज्यादा हो गया है, तो उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा, सिर्फ डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने से नहीं, हमें अंदरूनी अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमारे देश में एजुकेशन इस तरह से चलता रहा तो हमारी अंदरूनी शक्ति जो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बाकी देश हमें एक दूसरी निगाह से देखेंगे। यानी डिफेंस में भी सरकार इस साल भी अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करेगी, ऐसा आपका अनुमान है? सर, सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर जिस तरीके से ये सरकार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर प्राउड अगर बीते 1-2 साल में महसूस करती हुई नजर आई है तो वो है स्टार्टअप्स को लेकर। और सरकार, और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी, संजीव सान्याल ने भी, और तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं जो सरकार का मार्गदर्शन करते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, वो भारत को एक स्टार्टअप के सेक्टर्स के रेस में सबसे आगे देखने की इच्छा जो है जताते हुए नजर आते हैं। खुद प्रधानमंत्री हर मंच से स्टार्टअप्स की बात करते हैं। किस तरीके से इस बजट में स्टार्टअप्स को और बढ़ाने के लिए सरकार प्रावधान ला सकती है? और जब मैं स्टार्टअप्स की भी बात करता हूं तो सर इसके साथ आप डिजिटल इंडिया भी जोड़ लीजिए, जो सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में कहीं ऊपर आती है। किस तरीके से सरकार जो है उसको और आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि भले ही डिजिटल इंडिया को लेकर सरकार थोड़ी सीरियस नजर आ रही हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अभी भी थोड़ा ये जो है मुश्किल सा नजर आता है। देखिए, हमारे देश में स्टार्टअप और डिजिटल ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन सवाल है कि प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए। इनमें आपको बहुत ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। इस समय जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रोजगार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये जो ऑटोमेशन आएगा डिजिटलाइजेशन वगैरह से, उससे तो रोजगार जो कम हो जाएगा। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और जो डिजिटलाइजेशन है उससे हमारे असंगठित क्षेत्र
बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिजिटलाइजेशन के उसमें आएंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये जो स्टार्टअप है, डिजिटाइजेशन है, उस पर अपनी प्राथमिकता देते हुए प्राथमिकता को हमें शिफ्ट भी करना पड़ेगा कि कैसे जो उसका असर पड़ेगा रोजगार पे और असंगठित क्षेत्र पे, उससे हम बचे। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा कि ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ा है, 30%, 40%। उसका असर हमारे नेबरहुड स्टोर में हुआ है। और जो ये होते हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही ऑटोमेटेड होते हैं, इनमें इतना रोजगार पैदा नहीं होता। हालांकि डिलीवरी बॉय वगैरह एम्प्लॉय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इससे जो हमारा रोजगार है जो ट्रेड के सेक्टर में, वो कम होगा और उसका असर फिर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पड़ेगा। वो लोग जो शिक्षा भी उनकी कम होती है, स्किल लेवल भी कम होती है। तो इसलिए हमें स्किलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। पर स्किलिंग पे ध्यान देने के लिए हमको अपना प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो स्किलिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए शिक्षा पे बहुत ज्यादा अहम हमको ध्यान देना पड़ेगा। वो चाहे हमारा स्ट्रेटेजिक रीजन हो चाइना की तरफ, वो चाहे हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, हमारा आत्मनिर्भर का हो, वो चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, सबके लिए शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, इससे पहले कि मैं आपको शुक्रिया अदा करूं, एक आखिरी सवाल आपसे सर मेरा, चूंकि आपने बहुत समय दिया हमें, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बजट को? अगर आपको कुछ सेंटेंसेस में ही डिफाइन करना हो कि ये बजट जो है किस तरीके से होने वाला है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो सर वो क्या होगा? तो जैसे मैंने कहा कि इस समय सोशल सिचुएशन बहुत एक्सप्लोजिव हो गई है, जगह जगह एजुटेशन चल रहा है। तो जब अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको तो कुछ देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो इस समय इलेक्शन में उनको परेशानी होगी। तो ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल बजट ज्यादा होगा। मतलब बड़े अहम पॉइंट सर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना समय हमें देने के लिए और तमाम जो अलग अलग पहलू हैं बजट से जुड़े उसको बताने के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब से कुछ मिनटों का इंतजार और उसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो बजट पेश करने के लिए आप सबके समक्ष होंगी, और ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब अब से कुछ देर पहले निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने के लिए पहुंची थी। लेकिन अब आइए आपको सीधा ले चलते हैं संसद भवन, जहां इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है साल 2022-23 का आम बजट संसद के पटल से देश के समक्ष रख रही हैं। के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address,
had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle-income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelachal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honourable Speaker, Sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honourable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track,
we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the National Infrastructure Pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities
will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits
to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro